नमस्कार। आज हम हर्बर्ट रीड के निबंध वर्क एंड प्ले को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। What do we mean by leisure and why should we assume that it represents a problem to be solved by the arts? What do we mean by leisure? फुर्सत से हमारा तात्पर्य क्या है? एंड वाई शुड वी एज्यूम, और हम ऐसा क्यों मानकर चलें दैट इट रिप्रेजेंट्स ए प्रॉब्लम, कि फुर्सत का जो शब्द है वो एक समस्या का प्रतिनिधित्व करता है, टू बी सॉल्व बाय द आर्ट्स, जिसका कि जिस समस्या का समाधान किया जाना है कलाओं के द्वारा। यानी हम ये पहली बात तो ये है कि फुर्सत से हमारा तात्पर्य क्या है, लेजर से हमारा तात्पर्य क्या है, और दूसरी बात ये कि हम ये क्यों मानकर चलें कि ये एक समस्या है जिसका समाधान कलाओं को करना है। द ग्रेट एजेस ऑफ आर्ट वर नॉट कॉन्स्पिक्यूअस फॉर देयर लेजर, एट लीस्ट आर्ट वॉज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद लेजर। द ग्रेट एजेस ऑफ आर्ट, कला के महान युग, यानी जिन युगों में कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उन युगों में वर नॉट कॉन्स्पिक्यूअस फॉर देयर लेजर, वहाँ फुर्सत का ये तात्पर्य था ही नहीं। वो इस अर्थ से मतलब भिज्ञ नहीं थे, ये अर्थ उन्हें ज्ञात ही नहीं था, वो ये मानकर ही नहीं चलते थे। और एट लीस्ट आर्ट वॉज नॉट एक्टिविटी एसोसिएटेड विद लेजर, तो उस जमाने में, उन युगों में कला एक ऐसा क्रियाकलाप नहीं थी जिसको कि फुर्सत के क्षणों में किया जाए। इट वॉज अ क्राफ्ट लाइक एनी अदर, जैसे दूसरे शिल्प होते हैं वैसे ही कला भी अपने आप में एक शिल्प होती थी, ना कि एक ऐसा क्रियाकलाप जिसे फुर्सत के वक्त ही किया जाए। इट वॉज अ क्राफ्ट लाइक एनी अदर, ये दूसरे शिल्प की तरह ही एक शिल्प था। कंसर्न्ड विद द मेकिंग ऑफ नेसेसरी थिंग्स, जैसे शिल्प होता है वो किसी आवश्यक वस्तु के निर्माण से संबंधित होता है, वैसे ही कला थी। लेजर इन द प्रेजेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिड नॉट एग्जिस्ट, फुर्सत शब्द का आज जो तात्पर्य है वो उस वक्त अस्तित्व में नहीं था। लेजर बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेंट नो मोर देन टाइम और अपॉर्चुनिटी, औद्योगिक क्रांति से पहले लेजर का तात्पर्य क्या था? समय या अवसर, उससे ज्यादा नहीं था कोई अर्थ इसका। इफ योर लेजर सर्व्ड, यदि आपके पास समय हो, आई वुड स्पीक विद यू, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सेज वन ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स, शेक्सपियर के नाटक का एक पात्र ये बात बोलता है। Phrases which we still use, such as at your leisure, preserve this original meaning. तो आज जो हम वाक्यांश यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो फ्रेजेस यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे कि at your leisure, यानी जब आपके पास टाइम हो, तो ये जो फ्रेजेस हैं इस ओरिजिनल मीनिंग, यानी जो प्रारंभिक अर्थ था इसका, उसी को प्रिजर्व किए हुए हैं, उसी को संभाल कर रखे हुए हैं। बट व्हेन वी स्पीक ऑफ लेजर नाउअडेज, लेकिन आजकल जब हम लेजर की बात करते हैं, फुर्सत की बात करते हैं, we are not thinking of securing time or opportunity to do something, तो हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ करने का अवसर प्राप्त हो या समय मिले। Time is heavy on our hands and the problem is how to fill it. Time is heavy on our hands, समय हमारे हाथ में बहुत है, भारी है।
एंड द प्रॉब्लम इज हाउ टू फिल इट। समस्या ये है कि हम उस समय को कैसे भरें। लेजर नो लॉन्गर सिग्निफाइज अ स्पेस विद सम डिफिकल्टी सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ इवेंट्स। लेजर का अब ये तात्पर्य नहीं है कि एक समय जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है हमने अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ इवेंट्स, यानी जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनसे जूझकर, उनसे लड़कर हमने बड़ी मुश्किल से कुछ खाली समय प्राप्त किया है, ये तात्पर्य नहीं है। रादर इट इज़ अ परवेसिव एम्प्टीनेस। बजाय इसके ये तो एक ऐसा खालीपन है जो परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त है। एक खालीपन है फॉर विच वी मस्ट इन्वेंट ऑक्यूपेशंस, जिसकी खातिर उस खालीपन की खातिर हमें ऑक्यूपेशन यानी कुछ व्यवसायों का आविष्कार करना है उस खालीपन को भरने के लिए। लेजर इज अ वैक्यूम। लेजर फुर्सत एक वैक्यूम है, एक खाली स्थान है। अ डेस्परेट स्टेट ऑफ वैकेंसी, एक निराशाजनक स्थिति है खालीपन की। अ वैकेंसी ऑफ माइंड एंड बॉडी, एक खालीपन है दिमाग का, मस्तिष्क का और शरीर का। इट हैज़ बीन कमांडियर्ड बाय द सोशियोलॉजिस्ट एंड द साइकोलॉजिस्ट, इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये कहा गया है, ये धारणा बनाई है या ये राय है समाजशास्त्रियों की और मनोवैज्ञानिकों की कि इट इज़ अ प्रॉब्लम, ये एक समस्या है। Our diurnal existence is divided into two phases. जो हमारा दैनिक अस्तित्व है, डायरनल मीन्स इट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ डे, यानी दिन का जो एडजेक्टिव है वो डायरनल है, नाइट का जो एडजेक्टिव है वो नॉक्चर्नल है, NOCTURNAL। तो आर डायरनल एग्जिस्टेंस, जो हमारा दैनिक अस्तित्व है, इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। दो फेजेस में, दो भागों में बटा हुआ है, एज डिस्टिंक्ट एज डे एंड नाइट। और वो जो दो फेजेस हैं वो इतने भिन्न हैं एक दूसरे से जैसे कि दिन और रात। वी कॉल दैम वर्क एंड प्ले। तो उन दो फेजेस को हम क्या कहते हैं जिनमें हमारा दैनिक अस्तित्व बटा हुआ है? वो कहलाते हैं वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल। वी वर्क सो मैनी आवर्स अ डे, हम दिन में कितने घंटे काम करते हैं। एंड व्हेन वी हैव अलाउड द नेसेसरी मिनिमम फॉर सच एक्टिविटीज एज ईटिंग एंड शॉपिंग, और काम करने के बाद जब हम कम से कम थोड़ा सा समय कुछ इन क्रियाकलापों को देते हैं, जैसे कि खाना और शॉपिंग करना, खरीदारी करना, तो उसके बाद द रेस्ट जो बचता है, यानी काम, खरीदारी और भोजन, इन सब कार्यों के बाद जो समय बचता है, वी स्पेंड इन वेरियस एक्टिविटीज़, हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में उस बचे हुए समय को व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, विच आर नोन एज रिक्रिएशंस। और उन क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? रिक्रिएशंस, मनोरंजन। एन एलिगेंट वर्ड, ये एक बड़ा शानदार शब्द है। विच डिस्गाइजेस द फैक्ट, जो इस तथ्य को अपने आप में छिपाए हुए है, दैट वी यूजुअली डू नॉट इवन प्ले इन आवर आवर्स ऑफ लेजर, कि हम अपने फुर्सत के क्षणों में भी खेलते नहीं हैं, बट स्पेंड दैम इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ पैसिव एंटरटेनमेंट, बल्कि अपनी फुर्सत के उन क्षणों को हम खर्च करते हैं पैसिव एंटरटेनमेंट में। पैसिव यानी जब हम निष्क्रिय होते हैं, एक्टिव क्रियाशील और पैसिव निष्क्रिय, एंटरटेनमेंट मनोरंजन।
तो हम अपने फुर्सत के क्षणों को एक निष्क्रिय मनोरंजन में खर्च करते हैं। और एंटरटेनमेंट ई नॉट फुटबॉल बट वॉचिंग फुटबॉल मैचेस। तो हम फुटबॉल खेलने की बजाय फुटबॉल देखने में अपना समय व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। नॉट एक्टिंग बट थिएटर गोइंग। बजाय खुद एक्टिंग करने के हम थिएटर जाकर दूसरों की एक्टिंग या दूसरों का अभिनय देखने में समय खर्च करते हैं। बजाय हमें खुद अभिनय करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम दूसरों का अभिनय देखते हैं। नॉट वॉकिंग बट राइडिंग अ मोटर कोच। हम खुद वॉक नहीं करते, अपने शरीर को चलाएं, टहलें, ये तो हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? बट राइडिंग ऑन अ मोटर कोच। हम या तो हमारे पास बाइक है तो बाइक निकालेंगे, कार है तो कार निकालेंगे और लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। साहब खाली समय है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। तो ये हम दोहरा नुकसान करते हैं अपना। एक तो हमारा पेट्रोल भी बर्बाद होता है, हमारे शरीर का भी नुकसान होता है। जबकि यदि हम वॉक करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और पेट्रोल भी बचेगा। तो हर्बर्ट रीड इस चीज़ की आलोचना करता है। We need to make therefore a hard and fast distinction for not only between work and play but equally between active play and passive entertainment। तो हमें जो बंटवारा करना है या जो डिस्टिंक्शन करना है वो ना केवल खेल और काम में करना है, बल्कि जो खेल का समय है उसको भी हमें देखना होगा। वो भी दो भागों में बांटना होगा कि एक्टिव प्ले जिसमें हम क्रियाशील रहकर खेलें, और दूसरा है निष्क्रिय मनोरंजन, पैसिव एंटरटेनमेंट। तो ये भी हमें देखना होगा कि जो भेद है केवल कार्य और खेल का नहीं है, बल्कि एक्टिव प्ले क्रियाशील खेल और निष्क्रिय मनोरंजन का भी भेद है। इट इज I suppose the decline of active play, यानी जो पतन हुआ है वो क्रियाशील खेल का पतन हुआ है। द डिक्लाइन मीन्स पतन, ऑफ एक्टिव प्ले क्रियाशील खेल का, ऑफ अमेटियर स्पोर्ट, अमेटियर जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता, शौकिया। तो शौकिया खेल खेलने की जो आदत है उसका पतन हुआ है। एंड द इनॉर्मस ग्रोथ, और बहुत विशाल वृद्धि हुई है किस चीज़ की? ऑफ प्योरली रिसेप्टिव एंटरटेनमेंट। पूरी तरह से रिसेप्टिव मतलब हम निष्क्रिय होकर जो देखते हैं सामने, यानी हमारे सामने फिल्म चल रही है, हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम उसको सिर्फ देख रहे हैं। फुटबॉल मैच चल रहा है टीवी पे, हम उसको देख रहे हैं और खेल नहीं रहे हैं। तो ये रिसेप्टिव एंटरटेनमेंट है, उसमें बहुत भारी वृद्धि हुई है। अमेचर स्पोर्ट का पतन हुआ है, यानी शौकिया खेलने से हम बचते हैं और हम क्या करते हैं? खेल देखते हैं, खेलते नहीं हैं। विच हैज़ गिवन राइज टू अ सोशियोलॉजिकल इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम, और विच हैज़ गिवन राइज जिसने बढ़ावा दिया है, टू अ सोशियोलॉजिकल इंटरेस्ट समाज शास्त्रियों की रुचि को, इन द प्रॉब्लम इस समस्या में, यानी समाज शास्त्रियों की इस समस्या में रुचि बढ़ी है। समाज शास्त्रियों के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है जिसका वो अध्ययन करें। इफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यदि हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका बहुत बड़ा भाग इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग स्पोर्ट, खेल में व्यस्त होने के बजाय, खेलने के बजाय, स्पेंड देयर आवर्स ऑफ लेजर, अपनी फुर्सत के क्षणों को खर्च करते हैं व्यूइंग टेलीविज़न प्रोग्राम्स, टेलीविज़न के प्रोग्राम देखने में। देयर विल इनेविटेबली बी अ डिक्लाइन इन हेल्थ एंड फिजिक, तो अवश्यम भावी रूप से डिक्लाइन होगा, विनाश होगा, पतन होगा इन हेल्थ एंड फिजिक, हमारे स्वास्थ्य का और हमारे शरीर का। एंड इन एडिशन देयर विल बी अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और इसके अलावा
एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी पैदा होगी, फॉर वी हैव येट टू ट्रेस द मेंटल एंड मॉरल consequences of a prolonged diet of sentimental and or sensational spectacles on the screen. तो जो मनोवैज्ञानिक समस्या है वो क्या पैदा होने वाली है, फॉर वी हैव येट टू ट्रेस, हालांकि पूरी तरह अभी पता नहीं चला है, हमें ट्रेस करना है, पता लगाना है कि क्या प्रभाव होता है. ट्रेस द मेंटल एंड मॉरल consequences, मानसिक और नैतिक consequences, परिणाम के मानसिक और नैतिक परिणाम क्या होते हैं ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड डाइट. डाइट होती है खुराक, और यहाँ ये डाइट किस चीज़ की है, किसकी है, हमारे दिमाग की. हमारे दिमाग को जो खुराक मिलती है प्रोलॉन्ग्ड, लंबी, ऑफ सेंटिमेंटल और सेंसेशनल स्पेक्टिकल्स. सेंटिमेंटल भावुक, सेंसेशनल रोमांचकारी, स्पेक्टिकल्स दृश्य, ऑन द स्क्रीन जो सामने पर्दे पर हमारे सामने टीवी रखा है या हम फिल्म देख रहे हैं थिएटर में, तो दृश्य जो हमारे सामने है स्क्रीन पर, पर्दे पर, वो लंबे रोमांचकारी और भावुक दृश्यों को देखने का हमारे मस्तिष्क पर क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव होता है, ये भाई कुछ तो चीज़ें समझ में आ गई हैं मनोवैज्ञानिकों के, और अभी कुछ समझ में आना बाकी है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है. देयर इज, इफ वी आर ऑप्टिमिस्टिक, यदि हम ऑप्टिमिस्टिक हों यानी आशावादी हैं, तो एक चीज़ तो है, हर्बर्ट रीड कहता है कि एक चीज़ बहुत अच्छी है यदि हम आशावादी बनकर सोचें, और वो अच्छी बात क्या है, द पॉसिबिलिटी दैट द डाइट इज टू थिन एंड अननरिशिंग टू हैव मच एक, देयर इज, इफ वी आर ऑप्टिमिस्टिक, द पॉसिबिलिटी, ये संभावना है, दैट द डाइट इज टू थिन एंड अननरिशिंग, कि हमारे मस्तिष्क को ये जो डाइट मिल रही है, ये जो खुराक मिल रही है, वो बहुत थिन एंड अननरिशिंग, बहुत हल्की है और बहुत ही अननरिशिंग है. अननरिशिंग कुपोषण देने वाली, जो पोषण नहीं दे रही है, तो बहुत हल्की डाइट है. टू हैव मच परमानेंट इफेक्ट ऑन एनीबडी, वो डाइट इतनी हल्की है कि किसी के ऊपर भी उसका कोई परमानेंट प्रभाव नहीं पड़ेगा. परमानेंट जो हमेशा रहने वाला है, ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा. और वो एक उदाहरण आपको दे रहा है, 9 फिल्म्स आउट ऑफ 10, जो हम 10 फिल्में देखते हैं उनमें से 9 लीव एब्सोल्युटली नो इम्प्रेशन, वास्तव में कोई प्रभाव नहीं छोड़ती ऑन द माइंड और इमेजिनेशन ऑफ दोज हु सी देम, उन लोगों के दिमाग पर या कल्पना शक्ति पर जो उनको देखते हैं. यानी 10 में से 9 फिल्में हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती. तो ये सोचकर हर्बर्ट रीड आशावादी है. Few people can give a coherent account of the film they saw the week before last. Few बहुत कम, ना के बराबर लोग. Few people can give यानी बहुत कम लोग ही दे सकते हैं a coherent account, यानी एक पूरा अकाउंट, लेखा जोखा ऑफ द फिल्म, जो फिल्म उन्होंने देखी थी उसके बारे में पूरा लेखा जोखा बहुत कम लोग दे सकते हैं. दे सो द वीक बिफोर लास्ट, यानी पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते जो फिल्म उन्होंने देखी थी उसका पूरा स्टोरी लाइन, उसका क्या कथानक था, कौन हीरो कौन हीरोइन, उनके नाम क्या थे, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बता सकते हैं. And at longer intervals, they must rely on the management to see that they do not sit through the same film twice. और अगर बहुत लंबा समय निकल जाए बीच में, at longer intervals,
यानी बीच में एक बहुत लंबा समय निकल जाए। ये तो बात हो रही थी पिछले से पिछले हफ्ते की, द वीक बिफोर लास्ट। तो पिछले से पिछले हफ्ते आपने जो फिल्म देखी उसको आप नहीं बता सकते कि क्या स्टोरी लाइन थी। और अगर और लंबा समय निकल जाए तो ये मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा, वो आपके आसपास के लोग हैं उनको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप जो फिल्म देख रहे हैं वो आपने पहले भी तो नहीं देखी हुई, क्योंकि आप तो भूल ही चुके होंगे। अगर ज़्यादा लंबा समय निकल गया है तो आप उसी फिल्म को देखने दोबारा बैठ जाएंगे और आप ये भूल जाएंगे कि ये फिल्म आप पहले भी देख चुके हैं। तो उसी फिल्म को नॉट सिट थ्रू द सेम फिल्म ट्वाइस, आप 2 बार बैठ के उसी फिल्म को ना देख लें। इसके लिए तो आपको कोई मैनेजर रखना पड़ेगा, किसी और को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहेगा अगर लंबा समय बीच में निकल गया है। वी हैव टू लिव आर्ट इफ वी वुड बी अफेक्टेड बाय आर्ट। हमें कला को जीना होगा यदि कला से हमें प्रभावित होना है। वी हैव टू पेंट रादर देन लुक एट पेंटिंग्स। हमें खुद चित्रकारी करनी होगी बजाय इसके कि हम दूसरों के द्वारा चित्रित की हुई तस्वीरों को देखें। टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स रादर देन गो टू कंसर्ट्स। हमें खुद वाद्य यंत्र बजाने होंगे बजाय इसके कि हम संगीत सभाओं में जाएं। टू डांस एंड सिंग एंड एक्ट आवरसेल्व्स। हमें खुद नृत्य करना होगा, खुद गीत गाने होंगे, खुद अभिनय करना होगा। एंगेजिंग all our senses in the ritual and discipline of the arts। हमें अपने सभी इंद्रियों को यहाँ प्रयोग करना होगा इन कलाओं के अनुशासन में, इन कलाओं को प्रैक्टिस करने में, इन कलाओं का अभ्यास करने में हमें अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करना होगा। Then something may begin to happen to us। तभी ऐसा होगा कि हमारे ऊपर इनका कुछ प्रभाव पड़े, हमारे साथ कुछ बेटर हो, कुछ अच्छा हो। To work upon our bodies and our souls। इन कलाओं के माध्यम से, इनका अभ्यास करके हम कार्य कर सकते हैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को सुधारने का, उनका विकास करने का, उनको स्वस्थ रखने का। It is only when entertainment is active, participated in, practiced that it can properly be called play। केवल तब जब एंटरटेनमेंट एक्टिव होता है, केवल उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में जब हमारा मनोरंजन एक्टिव यानी क्रियाशील होता है। पार्टिसिपेटेड इन, हम उसमें सहभागिता करते हैं। प्रैक्टिस्ड, हम उसका अभ्यास करते हैं। दैट इट कैन प्रॉपरली बी कॉल्ड प्ले, तभी उसको खेल कहा जा सकता है। एंड एज सच इट इज़ अ नेचुरल यूज ऑफ लेजर, और यही फुर्सत का वास्तविक प्रयोग होगा। इन दैट सेंस प्ले स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू वर्क। इस अर्थ में खेल कार्य के विरुद्ध खड़ा होता है, यानी खेल और कार्य में भेद तभी होगा जब हम इनमें पार्टिसिपेट करेंगे और अभ्यास करेंगे। एंड इज यूजुअली रिगार्डेड एज एन एक्टिविटी दैट अल्टरनेट्स विद वर्क। तो खेल एक ऐसा क्रियाकलाप होगा जो कार्य का विकल्प बन जाएगा, यानी वर्क का विकल्प खेल बन जाएगा। वो तब होगा जब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि पैसिवली निष्क्रिय होकर हम बैठकर देखेंगे। It is there that the most fundamental error enters conception of daily life। यहीं पर हमारे जीवन की, हमारे दैनिक जीवन की सबसे मौलिक भूल हो जाती है। हमारे दैनिक जीवन की सबसे मौलिक भूल कहाँ हो जाती है कि हम आराम से बैठकर टीवी देखने को
फिल्म देखने को ही मनोरंजन मान लेते हैं, उसी को फुर्सत का सबसे अच्छा उपयोग मान लेते हैं, तो ये हमारे जीवन की फंडामेंटल एरर है, मौलिक भूल है, सबसे बड़ी मौलिक भूल है ये हमारी। वर्क इटसेल्फ इज नॉट अ सिंगल कंसेप्ट। कार्य कोई एक अवधारणा नहीं है। कार्य के अलग अलग परिभाषाएं हैं, ये कोई एक अवधारणा नहीं है। वी से क्वाइट जनरली दैट वी वर्क इन ऑर्डर टू मेक अ लिविंग। प्रायः हम ये कहते हैं कि हम जीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं। टू अर्न, कमाने के लिए, that is to say sufficient tokens which we can exchange for food and shelter and all the other needs of our existence। तो हम कार्य करते हैं कमाने के लिए कुछ रुपए जो कि सफिशिएंट हों, पर्याप्त हों, हमारे लिए भोजन खरीदने के लिए, शेल्टर, घर खरीदने के लिए, एंड ऑल द अदर नीड्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व के लिए जितनी भी और चीज़ें आवश्यक हैं उनको खरीदने के लिए पर्याप्त हों, और इतने पैसे कमाने के लिए हम कार्य करते हैं। बट सम ऑफ अस वर्क फिजिकली, लेकिन हम में से कुछ लोग फिजिकली कार्य करते हैं, शारीरिक रूप से कार्य करते हैं। टिलिंग द लैंड, हम में से कुछ लोग खेत जोतते हैं, कृषि करते हैं। मेंडिंग द मशीन्स, मशीनें सुधारते हैं, यानी मिस्त्री होते हैं हम में से कुछ लोग। डिगिंग द कोल, कुछ लोग खदानों में से कोयला निकालते हैं। अदर्स वर्क मेंटली, जबकि दूसरे लोग मानसिक कार्य करते हैं। कीपिंग अकाउंट्स, अकाउंटेंट यानी दूसरों के अकाउंट, खातों का हिसाब किताब रखना, मुंशीगिरी करना, ये दिमाग का काम है। इन्वेंटिंग मशीन्स, मशीनों का आविष्कार करना, यहाँ भी दिमाग चाहिए, मस्तिष्क का प्रयोग होता है। टीचिंग, पढ़ाना, यहाँ भी दिमाग यूज़ होता है, प्रयोग होता है। एंड प्रीचिंग, और उपदेश देना, यहाँ ये भी मस्तिष्क का काम है। मैनेजिंग, यानी मैनेजमेंट का जो कार्य है, होटल को संभालना, किसी फैक्ट्री को संभालना, मैनेजर होना, ये भी दिमाग का काम है। एंड गवर्निंग, और शासन करना। तो इन कार्यों के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, जबकि ऊपर जो बताए गए आधे कार्य, जैसे टिलिंग द लैंड, मेंडिंग द मशीन्स, डिगिंग द कोल, ये जो कार्य हैं इनके लिए शारीरिक श्रम लगता है और इनके लिए मानसिक श्रम लगता है। There does not seem to be any factor common to all these diverse occupations। ये जो डाइवर्स ऑक्यूपेशंस हैं, डाइवर्स मीन्स विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय जो इस सेंटेंस में बताए गए जितने व्यवसाय, इनमें कोई भी एक समानता नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। इन सारे व्यवसायों में कोई भी एक समानता नहीं है, एक्सेप्ट, सिवाय इसके, दैट दे कंज्यूम आवर टाइम, और एक ही समानता है कि ये सभी हमारा समय उपयोग करते हैं, हमारा समय खर्च होता है इन सभी क्रियाकलापों में जितने भी इस सेंटेंस में बताए गए हैं। एंड लीव अस लिटिल लेजर, और ये हमारे पास फुर्सत नहीं छोड़ते, इन सभी कार्यों के लिए समय चाहिए। We may next observe that one man's profession or work is often another's recreation or play। We may next observe, आगे हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति का व्यवसाय, one man's profession or work, एक व्यक्ति का व्यवसाय या कार्य, is often another's recreation or play, दूसरे व्यक्ति का मनोरंजन होता है या खेल होता है। The merchant at the weekend becomes a hunter he has not yet taken to mining। The merchant यानी जो व्यापारी है वो अपने वीकेंड पर यानी सप्ताहांत पर, सैटरडे संडेज में वो शिकारी बन जाता है। अभी उसने माइनिंग नहीं सीखी है, यानी खान में काम करना नहीं सीखा है, उसने शिकार करना सीख लिया है। तो भाई उसका व्यवसाय तो है व्यापार, वो व्यापारी है, लेकिन वीकेंड्स पर वो शिकारी बन जाता है।
जो कि खुद एक व्यवसाय है, लेकिन वो जो शिकार करता है मनोरंजन के लिए करता है, यहाँ एक व्यवसाय की तरह नहीं करता, यानी दूसरे का व्यवसाय वो मनोरंजन के रूप में प्रयोग करता है। द क्लर्क बिकम्स अ गार्डनर, जो क्लर्क है, बाबू है, वो वीकेंड पर माली बन जाता है। द मशीन टेंडर बिकम्स ए ब्रीडर, जो मशीन ठीक करने वाला व्यक्ति है, जो मिस्त्री है, वो क्या बन जाता है? ब्रीडर। ब्रीडर यानी जानवरों को पालने वाला, उनकी नस्ल सुधारने वाला बन जाता है। ब्रीडर ऑफ बुल ब्रीडर ऑफ बुल टेरियर्स। बुल तो मेल काव यानी गाय, बैल, सांड, इनका पालने वाला, या टेरियर्स एक कुत्ते की नस्ल होती है। तो इनको जानवरों को पालने वाला या उनकी नस्ल सुधारने वाला बन जाता है। देयर इज ऑफ कोर्स अ साउंड इंस्टिंक्ट बिहाइंड सच ट्रांसफॉर्मेशंस। आप लेकर पैदा होते हैं, नैसर्गिक आदत। तो इन बदलावों के पीछे एक नैसर्गिक आदत होती है, ऐसी कुछ प्रतिभाएं होती हैं जो आपके अंदर छिपी होती हैं और वो फुर्सत के क्षणों में बाहर आ जाती हैं, तभी ये बदलाव होते हैं। द बॉडी एंड माइंड आर अनकॉन्शियसली सीकिंग कंपनसेशन, जो हमारा शरीर है और मस्तिष्क है वो अनकॉन्शियसली मीन्स अनजाने ही कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति तलाश करते रहते हैं। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, वो अपना कोऑर्डिनेशन तलाश करती रहती हैं, यानी वो चाहती हैं कि उनका प्रयोग किया जाए। मेंटल इंटीग्रेशन, मानसिक सद्भावना, यानी हमारा शरीर इन चीज़ों की तलाश में रहता है कि उसके दिमाग का यूज़ किया जाए, उसकी मांसपेशियों का यूज़ किया जाए, और अनजाने ही हम कुछ ऐसे व्यवसाय करने लगते हैं जो जिनके लिए हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है। जैसे व्यक्ति माली बन गया है, दर्जी बन गया, या ये बताया कि ब्रीडर बन गया। तो ये प्रतिभाएं हमारे अंदर छिपी होती हैं। बट इन मैनी केसेस अ डिसोसिएशन इज सेट अप एंड द इंडिविजुअल लीड्स अ डबल लाइफ। बट इन मैनी केसेस, लेकिन बहुत सारे मामलों में अ डिसोसिएशन इज सेट अप, एक विखंडन हो जाता है, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो खंडित हो जाता है। एंड द इंडिविजुअल लीड्स अ डबल लाइफ, और व्यक्ति एक दोहरा जीवन जीता है। वन हाफ जैकिल द अदर हाफ हाइड, उसका आधा व्यक्तित्व जैकिल बन जाता है और दूसरा आधा व्यक्तित्व हाइड बन जाता है। ये स्टीवेंसन का एक नॉवेल है, उसके दो कैरेक्टर्स हैं, जैकिल और हाइड। देयर इज़ अ प्रोफाउंड मॉरल बिहाइंड दैट स्टोरी ऑफ स्टीवेंसन। तो स्टीवेंसन की जो कहानी है, जो उसका नॉवेल है, उपन्यास है, तो उसके जो दो कैरेक्टर्स हैं उनके पीछे एक मॉरल है, एक नैतिक सिद्धांत है। फॉर द कंपनसेशन विच a disintegrated personality may seek will often be of an anti-social nature, क्योंकि एक खंडित व्यक्तित्व जो कंपनसेशन की तलाश करता है, जो क्षतिपूर्ति की तलाश करता है, उसकी प्रकृति अक्सर एंटी सोशल होती है, असामाजिक होती है। एक बहुत अच्छा व्यक्ति कभी कभी उसके व्यक्तित्व में एक कमी हो जाती है और उसके व्यक्तित्व का एक भाग आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है, एंटी सोशल हो जाता है, असामाजिक तत्व बन जाता है वो। द नाजी पार्टी फॉर एग्जाम्पल
in its early days was largely recruited from the board. जो नाजी पार्टी है, आपने नाम सुना होगा एडोल्फ हिटलर का, उसकी पार्टी नाजी पार्टी थी और उसका उदाहरण दिया है हर्बर्ट रीड ने। द नाजी पार्टी फॉर एग्जाम्पल इन इट्स अर्ली डेज, तो नाजी पार्टी का जब गठन किया गया था तो वॉज लार्जली रिक्रूटेड, ज़्यादातर उसमें जो भर्ती किए गए थे लोग फ्रॉम द बोर्ड, वो लोग थे जो बोर्ड यानी ऊब चुके थे, जीवन से ऊबे हुए लोग, वो नाजी पार्टी के गठन के दौरान भर्ती किए गए थे। नॉट मच फ्रॉम द अनएम्प्लॉयड, हालांकि कुछ तो अनएम्प्लॉयड लोग भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। जो अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं, तो वो भी थे नाजी पार्टी में, लेकिन बहुत ज़्यादा वो लोग नहीं थे। एज फ्रॉम द स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी ऑफ लिस्टलेस हुलीगन्स, जितने वो लोग थे जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी यानी गली कूंचों में घूमते फिरते हैं, ऑफ लिस्टलेस हुलीगन्स यानी आवारा लोग, जो आवारा लड़के जिनके पास कोई काम नहीं है, गली कूंचों में घूमते फिरते हैं, वो लोग इस पार्टी में भर्ती किए गए थे। साइंटिफिक स्टडीज हैव बीन मेड ऑफ स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, जो गली कूंचों में घूमने वाले लोग हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है, वैज्ञानिकों ने उनका अध्ययन किया है। आउट ऑफ विच क्राइम, गैंगस्टरडम एंड फासिज्म इनएविटेबली डेवलप, ये वो लोग हैं जिनसे अपराध, गैंगस्टरडम यानी गिरोह, चोरों के गिरोह, डाकुओं के गिरोह, और फांसीवाद अवश्यंभावी रूप से विकसित होते हैं। इट इज़ अ सोसाइटी विद लेजर, ये जो समाज है उसके पास बहुत सारी फुर्सत है, बहुत सारा खाली समय है। दैट इज़ टू से स्पेयर टाइम, हम कह सकते हैं उनके पास बचा हुआ समय बहुत है। एंड विदाउट कंपेंसेटरी ऑक्यूपेशन, और उस बचे हुए समय को, खाली समय को भरने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है। इट डज नॉट नीड अ सैटर्न टू एंड मिस्चीफ फॉर सच आइडल हैंड्स टू डू, यानी इस दुनिया में बदमाशियां करने के लिए किसी सैटन की आवश्यकता नहीं है, किसी अपराध करने के लिए शैतान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये जो आइडल हैंड्स हैं, निष्क्रिय हाथ हैं, जिन हाथों में कोई व्यवसाय नहीं है, कोई कार्य नहीं है, वो हाथ ही काफ़ी हैं इस दुनिया में बदमाशियां करने के लिए। सैटन के आने की ज़रूरत नहीं है कि वो आए वहाँ से और इस दुनिया में बदमाशियां करे, ये खाली हाथ वाले लोग ही काफ़ी हैं। दे विल स्पॉन्टेनियसली इच टू डू समथिंग, जो ये खाली हाथ हैं, आइडल हैंड्स हैं, वो स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से इच, खुजाते हैं, उनमें खुजली मस्ती है कुछ ना कुछ करने के लिए। मसल्स हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन अनलेस दे आर ट्रेन्ड टू पर्पसफुल एक्शंस, जो मांसपेशियां हैं वो खुद ही कुछ करने लगेंगी यदि उन्हें उद्देश्यपूर्ण कार्यों के लिए प्रशिक्षित ना किया जाए, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। एक्शंस और रादर एक्टिविटीज आर द ऑब्वियस रिफ्लेक्स टू लेजर, जो फुर्सत है उसका स्पष्ट रूप से रिफ्लेक्स जो होता है, उसका जो परिणाम होता है फुर्सत का, वो होता है एक्टिविटीज़, एक्शंस, यानी वो कोई ना कोई कार्य ज़रूर करेंगे। यदि व्यक्ति खाली बैठा है या दिमाग उसका खाली है, एक कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली शरीर भी शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग या खाली शरीर वो कुछ न कुछ एक्टिविटी तो करेगा ही। दे कंज्यूम इट एंड लीव द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, तो जो फुर्सत एक प्रॉब्लम है उसको ये एक्टिविटीज़ कंज्यूम कर लेती हैं और समस्या को हल कर देती हैं। अब वो एक्टिविटीज़ अगर आप उन्हें सही दिशा में नहीं लगाएंगे अपने दिमाग को और अपने शरीर को, तो कुछ गलत काम भी करेगा आपका दिमाग। बट वर्क इज़ ऑल्सो एक्टिविटी, लेकिन जो कार्य है
वो भी तो एक्टिविटी है, यानी जो खेल है वो भी एक्टिविटी है, कार्य है वो भी एक्टिविटी है, वो भी क्रियाकलाप है। एंड इफ वी रीच द कंक्लूजन, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें दैट ऑल आवर टाइम मस्ट बी फिल्ड विद वन एक्टिविटी और अनदर, कि हमारा सारा समय एक या दूसरे किसी न किसी क्रियाकलाप से भरा हुआ होना चाहिए, द डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड प्ले बिकम्स रादर मीनिंगलेस, तो जो भेद है कार्य का और खेल का वो अर्थहीन हो जाता है। एंड वॉट वी मीन बाय प्ले इज मियरली अ चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, और जिस चीज़ को हम खेल कहते हैं वो केवल व्यवसाय का परिवर्तन मात्र होता है। वी पास फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी टू अनदर, हम एक प्रकार के क्रियाकलाप से दूसरे प्रकार के क्रियाकलाप की तरफ जाते हैं। वन वी कॉल वर्क, एक क्रियाकलाप को, एक कार्य को हम क्या कहते हैं, काम, एक क्रियाकलाप को हम काम कहते हैं। एंड फॉर दैट वी रिसीव नो पे, ऑन द कॉन्ट्रेरी वी प्रोबेबली पे अ सब्सक्रिप्शन, और दूसरी तरफ एक क्रियाकलाप को हम खेल कहते हैं जिसके लिए हमें कोई पे नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए हम खुद पेमेंट करते हैं। तो जो काम है और खेल है वो केवल चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन है, यानी व्यवसाय का परिवर्तन है और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति का व्यवसाय दूसरे व्यक्ति का खेल है। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।